जो जिम्मेदारी मुझे 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला। और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूँ, विश्लेषक कहूँ या विद्वान कहूँ, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई, कभी रैनी की आपदा, कभी सिलगैरा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा, उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे, चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलगैरा टनल, पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। पूरे देश के, दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था, सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलॉन्च, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग, उनको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाएं, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष, पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाटी की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में, घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में 3 बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा और तीनों आपदाओं पर
मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे में जब देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या होगी। उसको लेकर हम पहले ही जो है रिंग रोड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। हमारा जो बिंदाल से लेकर इस्मा तक चारों तरफ से बाईपास बनने हैं, जो हमारा ये रिंग रोड एक्सप्रेस वे जो बनकर आ रहा है, उसके साथ उसको कैसे एलिवेटेड करें, कैसे उसको जोड़ें, उसमें हम भारत सरकार से भी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में हमको इन सब का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही राज्य के अंदर पूरे देश दुनिया के लोग हमारे बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के बारे में, देवभूमि के बारे में, सबके मन में एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास कि देवभूमि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, देवभूमि है, देवों की भूमि है, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी, डेमोग्राफिक चेंज की, उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते, जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे, तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए, यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। और इतना ही नहीं, जब हम ये इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे थे या शुरुआत कर रहे थे, हमने उस समय सारे निवेशकों से, और ये उत्तराखंड के अंदर जो लोग पहले से उद्योग चला रहे हैं, व्यापार समूह के लोग हैं, उन सभी से हमने संवाद किया। और संवाद करने के बाद उनसे जो सुझाव हमको प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां भी बनाई और बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, शिथिलीकरण किया, जिससे कि निवेश आए। निवेश आएगा तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को काम मिलेगा, आर्थिकी हमारी बढ़ेगी, हर प्रकार से सबका उपयोग होगा, जिसमें हमने कई नीतियां भी बनाई।
चाहे वो खेल नीति हो, आबकारी नीति हो, पर्यटन नीति हो, लॉजिस्टिक नीति हो, ऑटोमोबाइल की नीति हो, शिक्षा नीति हो। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले के समय में, पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया है, उसी प्रकार हमने भी यहाँ पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए ये कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। और हमारा प्रयास है, मैं आप सबके माध्यम से आप सब बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आपने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया। व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं और व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती, वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर हाथ रखा है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं सब इसी सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, समर्थन के कारण से, साथ के कारण से हम अनेक निर्णय ले पाए। देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहां पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या थी, नकल की समस्या, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने सख्त नकल का कानून लाकर और नकल माफिया पर किसी प्रकार से भी कोई कोताही न बरतते हुए 100 से भी अधिक नकल से जुड़े हुए माफियाओं को या अपराधियों को जेल में भेजने में भी हमने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 20,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को हम नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया, एक प्रकरण में भी कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को और उनके माता पिता को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई पक्षपात नहीं कर पाएगा और हमको चयन का अवसर मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे आप सबसे कहते हुए आज इस बात का संतोष है कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि भाई आप सब लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन ये बात कई लाखों लोगों तक आपके माध्यम से जानी है। और मैं जब प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया तो बहुत सारे माता पिता मिले मुझे। हमारे साथ खजानदास जी भी थे जब हम टिहरी के कार्यक्रम में गए थे, जौनपुर में।
तो माता पिता मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा कई सालों से जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। हम आपकी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अब इसका चयन एक नहीं 2-3 जगह पर हो गया है, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी आप लोगों को मिले होंगे, हाँ जी आपको भी मिले होंगे कई लोग, जगह जगह पर लोगों के बीच में जो है, जो एक परीक्षा में चयन नहीं हो रहा था, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन का अवसर लोगों को मिल रहा है। एक विश्वास जगह है, और ये प्रक्रिया हमारी रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी, हमने कहा है। और पहले दिन से मैंने 4 जुलाई 2021 को, जब पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए, और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी, आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था, और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया, और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए, और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी, और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है, और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी, उस मांग के अनुरूप लाए हैं। और हमने शुरुआत करी है, आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही हैं, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है, और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया, विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी, राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। कोऑपरेटिव में हमने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। इसके साथ ही आज हम 1 लाख से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी हम बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और हमने 2025 में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुरुआत की है, उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है। और इतने शानदार उत्पाद हैं, मुझे आप सबके सामने कहते हुए खुशी होती है कि जब उनकी डिमांड हो रही है, और साधारण स्थितियों में रहने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें जब इन उत्पादों को बना रही हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की है कि बहुत बार वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही हैं।
उसी का कारण है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा देश दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की, हमारी महिलाओं को और विपणन के अवसर मिले, उसके लिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना, रक्षाबंधन के समय में हमने 2023 में योजना प्रारंभ कर दी और हर ब्लॉकों में आज हमारी बहनों को विपणन के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मेरे इस दायित्व में आने के बाद दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है, तो हमारा राज्य, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में उनके मुख से जो शब्द निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, सच में उस दशक को बनाने में उत्तराखंड हर दृष्टि से सबसे आगे हो, हर क्षेत्र में आगे हो, देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको बनाने का काम, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहने वाली है तो मेरे प्रदेश की मातृशक्ति की, माताओं बहनों की रहने वाली है। उनके माध्यम से ही जो है हम तमाम सारे सिद्धि को हम प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही चाहे आज वो हमारे 4 धाम हो, उनका हर प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण, भव्य केदार दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना हो, या अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मुखवा हर्षिल आने से पहले ठीक 1 दिन पहले लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजना गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाले दोनों रोपवेयों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके कारण से आने वाले समय में यात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी यात्रा भी जो कई घंटों की यात्रा, दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। आज यहाँ केदारखंड में हम अनेक सारे नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए विकास के काम कर रहे हैं। वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से आज अनेक मंदिरों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं। पूरा सर्किट बनाने पर काम चल रहा है। आदि कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो गई है और पिछले वर्ष भी 50,000 से ज्यादा यात्री वहां आए हैं इतने दुर्गम क्षेत्र में, और एक नया कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर पर हमारा काम चल रहा है। 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। हमारे दो पूरे राज्य के बीच में 12 सालों में होने वाली यात्रा नंदा राजजात भी होनी है, उसकी भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऋषिकेश कॉरिडोर, हरिद्वार कॉरिडोर बना रहे हैं। इसके साथ साथ मां पूर्णागिरी के धाम पर जहां लाखों भक्त प्रत्येक वर्ष आते हैं, वहां हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। विभिन्न बाढ़ परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया, जो परियोजनाएं हमारी लंबे समय से रुकी हुई थी। मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग जो देहरादून के आसपास रहते होंगे वो देखते होंगे लंबे समय से कि लखवाड़ बांध बनेगा, लखवाड़ बांध बनेगा, लेकिन 4 दशक 5 दशक बीत गए। क्यों भंडारी जी, चंद्रशेखर भाई, आपने भी सुना होगा बचपन से, कमल जी, सतीश जी, आपने तो ये स्वीकृति भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको स्वीकृति हुई। आज लखवाड़ बांध परियोजना पर काम प्रारंभ हो गया। सौंग बांध परियोजना, जिसमें अगले 50 सालों तक देहरादून में जल का, पेयजल का कोई संकट नहीं होने वाला, जल स्तर भी बढ़ने वाला है। उस परियोजना की भी हमको स्वीकृति मिल गई। जमरानी बांध परियोजना, तराई भाबर हल्द्वानी में बनने वाली ये परियोजना, ये उत्तराखंड के पूरे तराई भाबर के साथ साथ हमारे राज्य के साथ लगे हुए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को लाभ देने वाली है। वो योजना पिछले 6 दशक से अधिक समय से रुकी हुई थी। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो है उस योजना की बात लोग करते थे, लेकिन ये सारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमको इसकी स्वीकृति मिली है। प्रदेश में रेल का काम चल रहा है तेजी से। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम चल रहा है। अनेक नए नए हमारे स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार के सहयोग से हमारा रेल का बजट बढ़ा है। रोपवे पर काम हो रहा है, रोड पर काम हो रहा है, हेली सेवाओं का हम विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हमारे
13 के 13 जनपद और अनेक डेस्टिनेशन जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म के डेस्टिनेशन है, उन सभी पर हम हेली सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद को अभी जोड़ने का काम हमने हेली सेवा से प्रारंभ कर दिया है। और खनन एक ऐसा विभाग होता था जिसमें जो है हर साल कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, जहां का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था। आज ही मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आज बैठक करी है, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। सरकार की कोई नीति अच्छी होती है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं। ये जरूर है कि शुरू में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म और ट्रैकिंग दोनों पर हमारा काम चल रहा है। रिवर राफ्टिंग पर काम चल रहा है, साहसिक पर्यटन पर हमारा पूरा ध्यान है। हमारे राज्य के अंदर जितनी बैठकें भारत सरकार ने हमको इसका अवसर दिया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमको G20 की बैठक का आयोजन करने का अवसर मिला और 3 बैठकें हमने यहाँ पर बहुत सफलतापूर्वक आयोजित की। और जो हमारे दुनिया के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, डेलीगेट्स, वो एक अच्छा अनुभव लेकर गए, शानदार अनुभव लेकर गए और हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरी दुनिया में उत्तराखंड का उन्होंने जो है कहीं ना कहीं हमारी प्रसिद्धि बढ़ाने का काम किया। इन्वेस्टर समिट हमारा बहुत सफल आयोजन रहा, वो भी एक अच्छा अनुभव रहा। अभी हाल में संपन्न हुए आप सबके सहयोग से 38वें राष्ट्रीय खेल, और इन राष्ट्रीय खेलों में भी देश भर के आए हुए खिलाड़ियों का एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के लिए रहा। और इसके साथ साथ हम खुद जो हमारा स्थान जो है 25वें स्थान पर 37वें खेलों में था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर आ गया। और अगर पदक तालिका की बात करें तो हम 4थे नंबर पर हैं। देवभूमि वीर भूमि के साथ अब हम खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन हम बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया है। अभी मुखवा में भी उन्होंने देश दुनिया के लोगों को एक तरह से अपील की है उन्होंने कि वेडिंग के लिए देवभूमि उत्तराखंड आइए। हम चाहे हमारा आज त्रिजुगी नारायण का क्षेत्र हो, रामनगर का क्षेत्र हो, या हमारा चूका का क्षेत्र हो, या हरिद्वार ऋषिकेश के अनेक स्थल हो, उन सभी पर हम वेडिंग डेस्टिनेशन पर और ज्यादा जो है उसको विस्तार करने पर, नए एस्टेब्लिशमेंट करने पर हम पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार किया, लगातार विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कार्रवाइयां की और इस पर हम आने वाले समय में और भी सख्त रूप अपनाने वाले हैं। जितनी ट्रैपिंग है वो ट्रैपिंग हो रही है लगातार। कहीं पर भी अगर कोई मामले आएंगे तो उन पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। एक नया काम हमने इस वर्ष प्रारंभ किया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवसों का आयोजन किया। देश भर के अंदर रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को देवभूमि उत्तराखंड के विकास में उनको भी सहयोगी बनाने के लिए ये जो हमारी यात्रा चल रही है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उस यात्रा में हमारे सभी सहयोगी बने, देश दुनिया में रहने वाले लोग बने। उसके लिए हमने 2 प्रकार के आयोजन किए। जनवरी माह में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रवासी सम्मेलन किया और उससे पहले हमने नवंबर माह में देश भर के जो प्रवासी हैं उनका सम्मेलन किया। उनके भी बहुत अच्छे अनुभव रहे, एक अच्छा अनुभव। और सभी ने अपनी जड़ों से जुड़ने पर उनको मैंने मन में उनके संतोष का भाव देखा, क्योंकि जो आज देश दुनिया में उत्तराखंड के लोग रहते हैं उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, और अब वो उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। अपने अपने एक एक गांव को गोद लेकर, अपने पैतृक स्थानों को गोद लेकर उन स्थानों का विकास करना चाहते हैं। और इस वर्ष हमने एक काम और शुरू किया, शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया। और ये शीतकालीन यात्रा निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है, गेम चेंजर होने वाली है। और इससे जो 6 महीने हमारे दुकानदार हैं, होम स्टे वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, टूरिस्ट गाइड है, इन सभी का काम चलने वाला है। 6 महीने की जगह 12 महीने इस वर्ष तो हमने इसका प्रारंभ किया। चूंकि कुछ व्यवस्थाएं भी हमने करी, आने वाले समय में हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे, पहले से तैयारी करेंगे।
लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। कुछ हमारे प्रमुख जो लोग हैं जिनके आने के बाद लोग उन स्थानों की ओर ध्यान जाएगा। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, प्रधानमंत्री जी हमारे जब केदारनाथ की उन्होंने गुफा में जाकर रात्रि प्रवास किया, माणा गांव गए और अभी मुखवा हर्षिल गए, और उसके बाद वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई और इस वर्ष उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहित किया। निश्चित रूप से ये यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। और हम विकास के मामले में जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है कि एसडीजी इंडेक्स जो भारत सरकार का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष एसडीजी इंडेक्स को जो घोषित करता है, उस एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर देवभूमि आई है। बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की हमको कमी लाई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में अचीवर्स की श्रेणी में हमने स्थान प्राप्त किया है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बड़ी है। अभी मैं देख रहा था कि कल ही उसका एक आंकड़ा भारत सरकार ने निकाला है, जिसमें हमको पूरे देश में 13वां स्थान मिला है। हम तेजी से उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बार का बजट हमारे लिए एक शानदार, इस महीने में कहूँगा उपलब्धि भरा, इसलिए कि हम 25वें वर्ष में इस साल प्रवेश कर गए हैं। ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। राज्य स्थापना का रजतोत्सव इस वर्ष को हम मनाने वाले हैं। ये उपलब्धियों वर्ष होने वाला है और आम बजट में हमने 1 लाख करोड़ से हम आगे चले गए हैं। ये हमारी एक मैं कहूँगा कि राज्य के लिए एक उपलब्धि है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार संसद में एक बार कहा था कि माना अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहाँ मना है। तो ये लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं यही कहूँगा कि अभी हमारे समक्ष राज्य के अंदर बहुत चुनौतियां हैं। मंजिल अभी दूर है, लेकिन राह हमारी ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारी वो प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है और जल्दी हम उसको करेंगे। और इसमें भी हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली भारत सरकार का जो अवार्ड है वो भी हमको प्राप्त हुआ है। और इतनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग, और 200 के लगभग जो है फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो रही है। और आने वाले समय में, एक समय में जब देश के अनेक स्थान उनको फिल्म शूटिंग के लिए अच्छे डेस्टिनेशन जो थे, आज उत्तराखंड उसमें शामिल हो गया है। और शामिल ही नहीं हो गया है, बल्कि जो फिल्म निर्माता है उनकी पहली पसंदीदा स्थान भी बनता जा रहा है। देखिए, आज प्रातःकाल मैंने सबसे पहले आज हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, उसकी समीक्षा बैठक करी थी। और उसमें क्योंकि आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है, इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है वो व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले
2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं, और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। जैसे बहुत सारे चीजों में आज हम अच्छे में आ गए, जैसे हम एसटीजी गोल्स में हमारा पहला नंबर आ गया, बेरोजगारी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, नकल के मामले में हमने अच्छा काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, उस कानून को हमने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया है। तो देश में बहुत सारी चीजों में आज हमारे लिए ये पूरे देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए एक गौरव की बात है कि हम जो भी फैसले ले रहे हैं या जो भी निर्णय कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, आज वो पूरे देश के लिए भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण के रूप में हो रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में ये बात कही है। शुरुआत जो है होने को है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पहले ही उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिए, चुनौतियां भी बनेगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ, मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगे। और क्षमता भी बढ़ गई है, और क्षमता भी बढ़ रही है, और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूंकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है, वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होनी, जिसका क्रम लगातार अनुरत रूप से जारी रहेगा। कार्रवाई हुई, हजारों एकड़ लैंड बैंक भी बना। अब जैसे अवैध मदरसों पे कार्रवाई चल रही है, सिर्फ सीलिंग तक रहेगी या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर कहीं इलीगल है तो उसको भी हटाएंगे, ये सब भी होगा इसमें? देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। सर, आपने कहा, मैं इसलिए एक बात और बोलना चाह रही हूँ, आपने कहा कि जो भी अवैध है उस पर कार्रवाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी कि मदरसे रजिस्टर्ड हो। लेकिन सवाल ये है कि जो रजिस्टर्ड मदरसों से भी पढ़कर बच्चे निकल रहे हैं, उनका भविष्य क्या? क्योंकि वो समकक्षता में अभी भी भटक रहे हैं, कोई समकक्षता ही नहीं है, न उत्तराखंड बोर्ड से एफिलिएशन है, न कहीं और। तो क्या इस दिशा में भी काम किया जाएगा? देखिए, जब सब व्यवस्थित किया जा रहा है तो उस दिशा में भी काम करेंगे। उसी के लिए काम हो रहा है कि सब व्यवस्थित हो, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।